BSOE 143 पर्यावरणीय समाजशास्त्र, ठीक है, इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी जो रहेगा आपका सब्जेक्ट कोड क्या है BSOE 143। इसका इस वीडियो में हम लगभग 2-3 चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 4 है, क्या है, सामाजिक पारिस्थितिक विज्ञान। इसमें देखेंगे सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शन को देखेंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा इसमें रहेगा जो इम्पोर्टेंट है 4.5 है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, भाई ये आ सकता है। सामाजिक पारिस्थितिक यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या है, यही एक इम्पोर्टेंट है, इसी सेक्शन को देखेंगे, ठीक है, इस चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले में बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकता है। बाकी भी वीडियो मैंने बना दिया है, उन वीडियो को भी जा करके आप सब ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इम्पोर्टेंट सेक्शन को ही मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से लिख सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, 4.5 आ गया है, सामाजिक पारिस्थितिक भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, पर्यावरण परिस्थितियों अस्तित्व की समस्या टिकाऊ विकास के कुछ ऐसे हैं जो भारत में भी समाजशास्त्र और सामाजिक मानव विज्ञान अनुसंधान की दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों ने भी इस क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है। भारत में भी बाकी जगहों पर भी इस तरह की परिस्थिति और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधात्मक अध्ययनों में भी तीव्र वृद्धि जैसे जैसे पर्यावरणीय आंदोलन से अधिक समर्थन मिला है। भारत में भी पर्यावरणवाद पर अब तक 2 चरण, यानी भारत में भी पर्यावरण को लेकर के बहुत काम हो चुका है। पहला चरण अंतर्युद्ध वर्ष आया, जो इस क्षेत्र में अग्रणी लेखकों ने भुला दिए कुछ अहम मुद्दों पर अध्ययन की श्रृंखला प्रकाशित हुई, जो पहले भारतीय समाज के पारिस्थितिकीय बुनियादी ढांचे के आधार पर हुआ करता था। राधा कमल मुखर्जी ऐसे ही एक अग्रणी लेखक थे। दूसरा चरण 1970 में उभरा, जो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जो नई स्वतंत्रता पाने वाले विकासशील व तृतीय विकसित देशों की दुनिया संग विकास की होड़ के कारण औद्योगिकरण में तेजी आई। परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय और पारिस्थितिक चिंताओं की समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया गया। हालांकि बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकीय विनाश के चलते उभरे लोकप्रिय सामाजिक आंदोलनों ने पर्यावरण के बारे में बौद्धिक चिंताओं के साथ साथ समुदाय सहयोग को उजागर किया। इससे पर्यावरण सजग और पारिस्थितिकीय मुद्दों से संबंधित एक नया सामाजिक विज्ञान अस्तित्व में है। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में इन्वायरमेंट को लेकर के, भारत में पर्यावरण को लेकर के किस प्रकार के यहाँ पर अप्रोच दिखाई देती है। अगर मैं बात करूँ तो भारत जब से आज़ाद हुआ तभी से लेकर के भारत सरकार हो या भारत के समाजशास्त्री जो हों, वो हमेशा कह सकते हो भाई पर्यावरण को लेकर के हमेशा चिंतित रहे हैं। पर्यावरण की समस्याएँ जो हैं, पर्यावरण पर लेख लिखना, पर्यावरण इन्वायरमेंट को लेकर चाहे सरकार हो चाहे समाजशास्त्री हो, सभी ने कह सकते हो पर्यावरण को ध्यान दिया। उसमें चाहे जैसे राधा कमल मुखर्जी हैं, इन्होंने सबसे पहले सोशोलॉजी में पर्यावरण को लेकर के उन्होंने लेख लिखा था और इन्होंने बोला था कि पर्यावरण के लिए हमारी सरकार को और लोगों को भी पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना चाहिए। इन्हीं के साथ से राधा कमल मुखर्जी के साथ ही कह सकते हो कि भारत में सोशोलॉजी में जो पर्यावरण का अध्ययन था, जो टॉपिक था, एक तीव्र गति से, और सोशोलॉजी में भी कह सकते हो कि इन्वायरमेंट को पढ़ाए जाने लगना या इन्वायरमेंट पर रिसर्च होने लगना, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं के साथ कह सकते हैं इन्वायरमेंट पर एक चर्चा होने लग गई थी, ठीक है, इन्हीं के साथ ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट और रहेगा, भारत में सामाजिक परिस्थिति से जुड़ी समस्याएं, यानी भारत में जो इन्वायरमेंट से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हैं। देखिएगा, आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए विकासशील देश या तृतीय देशों की, विकसित देशों की दुनिया के संग विकास की होड़ के कारण औद्योगिकरण में तेजी आई। परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय और पारिस्थितिक चिंताओं की समस्याओं को नजरअंदाज कह सकते हैं कि भारत जो है ना, ये विकासशील देश है और विकसित देशों का सामना करने के लिए हमने क्या किया भाई, हमने औद्योगिकरण किया। और औद्योगिकरण जब भारत ने किया तब उसने पर्यावरण को बिल्कुल तरीके से हमने नज़रअंदाज कर दिया। यानी कह सकते हैं कि भारत जो है उसने
विकास के लिए, तरक्की के लिए पर्यावरण जो था उसको हमने नज़रअंदाज किया है। जैसे अगर मैं बात हूँ, जैसे भारत में चिपको आंदोलन होता है, ठीक है, ये उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, गढ़वाल इलाके में हुआ, ठीक है। रेलवे लाइन को बिछाने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा था, तो वहाँ पर जाकर क्या होता है, चिपको आंदोलन। यानी कह सकते कि भारत में अगर देखूँ तो भारत हो या भारत सरकार हो, कह सकते हो कि भारत में विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक तरक्की के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने पर्यावरण को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, विकास कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें। जैसे चिपको आंदोलन इसका एक उदाहरण कि भाई रेलवे लाइन बिछाने के लिए हम पेड़ों को काट रहे थे, और भारत में इसको लेकर के एक चेतना चिपको आंदोलन होता है और बाद में सरकार इसको पीछे हटती है। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँगा, चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, इस सब तरह के जो आंदोलन भारत में अगर आप देखोगे तो हमारे देश में, भाई देखो हमारा क्या है, विकासशील देश है, यानी बहुत ज़्यादा विकसित देश नहीं, बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री नहीं है, तो हम लोग भी विकास करना चाहते हैं। लेकिन विकास में सबसे बड़ी बाधा आती थी, विकास जब होता तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि पर्यावरण को बिल्कुल तरीके से नज़रअंदाज कर दिया, हमने उसको देखा भी नहीं, पर्यावरण पर कितना साइड इफेक्ट पड़ेगा, कितना उससे पर्यावरण हमारा प्रभावित होगा। लेकिन हम सिर्फ क्या करते थे भाई, को हम सिर्फ डेवलपमेंट पर ही ध्यान देते रहे। इससे क्या हुआ, पर्यावरण की जो समस्याएं थी वो भारत में गहरी होगी, ठीक है। आज देख सकते हो भारत में पर्यावरण को लेकर कितनी प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 4 में यही नहीं बातों को बताया जा रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग विकास करते रहते हैं, डेवलपमेंट करते रहते हैं, लेकिन हम पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है, हम उस पर किसी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे भारत में अगर मान दो, जैसे भैया बांध बनाना है, पुल बनाना है, बड़े बड़े हमने बांध बनाए, डैम बनाए, ये सारा जो विकास हुआ भारत में, जैसे भाखड़ा नालन बना, सरदार सरोवर परियोजना जो चल रही थी, दुनिया भर के हमने जो डैम बनाए हैं, इससे हमारा पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित रहा है, ठीक है। लेकिन हमने विकास किया है, ठीक है। तो हमें विकास के साथ साथ हमें पर्यावरण की चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। भारत में जो विकास हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, उसने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई, हानि पहुंचाई है। इस बात को भी कहने में कोई बुराई नहीं कि भारत ने अपने विकास की तरक्की में किसी प्रकार से पर्यावरण को ध्यान नहीं दिया शुरू में, लेकिन अब क्या करें, हम पर्यावरण को ज़्यादा ध्यान में रख रहे हैं ना, शुरू में ध्यान नहीं दिया था विकास करने में। तो उन्हीं चीज़ों को इसमें आपका चैप्टर नंबर 4 में पूरा से दिया गया है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 इसी से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो 4.6 आ गया, इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 4 है वो समाप्त हो गया। जो इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलते चलते थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारा चैप्टर नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5। क्या इसमें उत्पादन का नीरस यानी दिनचर्या यानी ट्रेडमिल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा, उत्पादन में ट्रेडमिल का प्रभाव, ठीक है, ये पूछा जा सकता है भाई, ट्रेडमिल का प्रभाव आता है पूछने के लिए। ट्रेडमिल का तर्क, ट्रेडमिल जरूर आएगा, ठीक है। ट्रेडमिल सिद्धांत, इसमें ट्रेडमिल ही इंपॉर्टेंट है और ट्रेडमिल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रेडमिल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। जैसे ट्रेडमिल रक्षण, देखो उत्पादन का ट्रेडमिल आर्थिक आदान प्रदान का एक सिद्धांत था जो तर्क देता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीव्र आर्थिक विकास और उन्नति ने प्राकृतिक संसाधनों की भारी मांग को जन्म दिया है, जिसको पूरा करने के लिए नई प्रौद्योगिकी हेतु अधिक से अधिक ऊर्जा उपयोग करने की आवश्यकता है। हर बार ऐसा हुआ, पर्यावरण का क्षरण भी बदतर हुआ है। उत्पादन सिद्धांत ने ट्रेडमिल का एक समाज रनिंग इन प्लेस विदाउट मूविंग फॉरवर्ड का वर्णन किया है। गोल्ड एंड के अनुसार उत्पादन प्रणाली की सामाजिक दक्षता को आई कमी को इसने दर्शाया है। इससे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की सामाजिक दक्षता में कमी आई है। परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र में कमी यानी संसाधन निकर्षण और परिस्थितियों तंत्र में प्रदूषण, अपशिष्ट को पारिस्थितिक तंत्र के कचरे को डंप करने की अत्यधिक मांग बढ़ी है, ठीक है। पारिस्थितिक संकट के अलावा उत्पादन में ट्रेडमिल ने श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर को कम कर दिया है। यह हितधारक और श्रमिक समुदाय निवासियों की कीमतों पर छोटे शेयर धारक को लाभान्वित किया है। चूंकि ट्रेडमिल को बढ़ावा देने से श्रमिकों को हटाया गया है, निवेश के एक नए दौर का सामाजिक समर्थन में बजाय कमी आई है।
राजनीतिक समर्थन बढ़ा है क्योंकि श्रमिकों की ओर से उनके परिवारों का मानना था कि यह उनके रोजगार और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक था। ठीक है, इन विरोधाभासों का समझने के लिए साइबर में उत्पादन की ट्रेडमिल शब्द की शुरुआत की। ट्रेडमिल का तर्क क्या है, अब यहाँ पर देखिए भाई ट्रेडमिल आने वाला है, इसको जरूर देख के जाना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यावरणीय गिरावट की वृद्धि के संदर्भ में ट्रेडमिल सिद्धांत का उदय। यानी ट्रेडमिल क्या बताता है भैया, ट्रेडमिल का मतलब ये होता है कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें गिरावट आ रही है। ट्रेडमिल एक व्यक्ति था जिसने सिद्धांत दिया था कि जब भैया विकास होता, जब डेवलपमेंट होता, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यावरण में गिरावट आनी शुरू हो गई है। ट्रेडमिल एक साइंटिस्ट था, सोशियोलॉजी का एक विद्वान था, जिसने बताया था कि भैया कि ट्रेडमिल का मतलब है कि पर्यावरण लगातार गिरावट, यानी पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है उसमें लगातार प्रदूषित हो रहा है, उसमें गिरावट आ रही है या खराब हो रहा पर्यावरण हमारा, इसको बताता है ट्रेडमिल सिद्धांत। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने तेजी से औद्योगिकरण देखा और उत्पादन और लाभ में वृद्धि की। इससे निवेश के नए दौर शुरू हुए और प्राकृतिक संसाधनों की निकर्षण की मांग वृद्धि देखी। ठीक है, उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की मांगों का सार्वजनिक वित्तीय पोषण, विश्वविद्यालय अनुसंधान, निजी अनुसंधान प्रयोगशाला से नई प्रौद्योगिकियों के साथ पूरा किया। इस नई प्रौद्योगिकी डूबी हुई पूंजी थी क्योंकि यह उत्पादन के उच्च स्तर पर लाभ को बढ़ाती थी। चूंकि मानवीय श्रम की क्षमता कार्य क्षमता तक सीमित थे, इसलिए उत्पादन प्रणाली में नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत का गुणात्मक प्रभाव पड़ा और नई तकनीकी उत्पादन में, यानी कह रहे हैं जैसे जैसे हमने किया कि देखो जब औद्योगिक क्रांति होती है, जब नई नई तकनीकी आती है, जब नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे कहा कि हमारा जो पर्यावरण था, ठीक है, पर्यावरण में धीरे धीरे कह सकते हो कि हम लोग कमी देख रहे हैं। ठीक है, यानी पर्यावरण जो है उसमें कमी को इंगित करता, बताया जाता है कि भाई जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, ठीक है, जब से उद्योग धंधे लगे हैं, कल कारखाने लगे हैं, तब से हमारा जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसमें लगातार हम क्या देख रहे हैं, गिरावट को देख रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं, अब ज़्यादातर मशीनें लग गई, श्रमिकों की कम से कम मांग हो गई, अब मजदूर ज़्यादा काम नहीं करते, अब ज़्यादा मशीनें काम करती हैं और उसमें भी ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, कंपनी में केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का यूज़ कर रहे हैं। ये सारा क्या कर रहा है, हमारे पर्यावरण जो है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है और लगातार पर्यावरण जो है उसको संकट हो रहा है, या पर्यावरण की जो पर्यावरण जो है उसमें कमी हमें देखने को मिल रही है। आगे देखिएगा उत्पादन में ट्रेडमिल प्रभाव देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ट्रेडमिल का तेजी से विस्तार हुआ। असीमित ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और प्राकृतिक पेट्रोलियम की इससे परिस्थितियों की सीमाओं पर ध्यान नहीं दिया गया और पर्यावरण की कीमत पर आर्थिक विकास का, यानी हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को कीमत पर रख के, यानी पर्यावरण को हम ताक पे रख के क्या कर रहे हैं, अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं। ठीक है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इस प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों के लिए निरंतर उपज के उपयोगितावादी दृष्टिकोण को दरकिनार कर दिया, यानी हम लोग उपयोगिता नहीं देख रहे हैं, यानी हम लोग पर्यावरण को नज़रअंदाज करके क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन को बढ़ा रहे हैं। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर देखोगे ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा, परमाणु बनाने में, एटम बनाने में हम परमाणु बम बना रहे हैं, एटम बना रहे हैं, लेकिन हम पर्यावरण को किसी प्रकार से ध्यान में नहीं रख रहे हैं। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, पर्यावरण बिगड़ रहा, पर्यावरण में गिरावट आ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, विकास की उच्च सीमा तक पहुंच रहे हैं। यानी पर्यावरण चाहे कितना भी खराब हो जा रहा है, चाहे वायु प्रदूषण हो रहा है, चाहे जल प्रदूषण हो रहा है, किसी भी प्रदूषण हो रहा है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ हम क्या, परमाणु बनाने में, ऊर्जा बनाने में, विकास करने में, डेवलपमेंट करने में, इन्हीं चीज़ों में क्या कर रहे हैं, हम लगातार कर रहे हैं। पर्यावरण की गिरावट को नज़रअंदाज किया गया। यानी भाई अगर मैं दो, ट्रेडमिल सिद्धांत ही बताता है कि विकास और डेवलपमेंट जो हो रहा है, और इसमें क्या हम क्या करें, ट्रेडमिल सिद्धांत ये कहता है भाई पर्यावरणीय गिरावट को दिखाता है, बताता है कि हम पर्यावरण जो लगातार हमारा पर्यावरण गिर रहा है, पर्यावरण में जो गिरावट आ रही है, हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम उसको देख भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं भैया, अंधाधुंध विकास कर रहे हैं, अंधाधुंध डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम विकास डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं और पर्यावरण चाहे कहीं पहुंच जा रहा है, चाहे कितना जल प्रदूषण हो जाए, ध्वनि प्रदूषण हो जाए, या कुछ भी हो जाए, हम उस पर किसी प्रकार का ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्रदूषण खराब हो रहा है, पानी खराब हो रहा है, इतना सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पर्यावरणीय गिरावट पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं भाई, डेवलपमेंट और विकास और प्रगति पर ही सारा हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है।
उसी को ये ट्रेडमिल का सिद्धांत और या ट्रेडमिल की जितनी पूरी थ्योरी है वो इस पर निर्भर करती है और वही बताती है। ठीक है, ये ट्रेडमिल से रिलेटेड इसमें आएगा, जो ट्रेडमिल का मैंने बताया है यही इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रेडमिल इसमें आएगा भैया। ठीक है, ट्रेडमिल को जरूर पढ़ करके जाना, चैप्टर नंबर जो आपका 5 है। ठीक है, अब जैसे वैश्वीकरण हुआ है तब से तो और भी पर्यावरण को नहीं देखा जाता है। अब भाई ज़्यादा विकास करने में वैश्वीकरण ने ट्रेडमिल को और बढ़ा दिया। नहीं कह सकते कि अब हमारा जो पर्यावरण गिरावट हो, लगातार वैश्वीकरण के बाद तो पर्यावरणीय गिरावट तो और भी तेजी से बढ़ी है, लेकिन कह सकते हैं वैश्वीकरण ने ट्रेडमिल को ठीक भी किया, नहीं पर्यावरण गिरावट को ठीक भी करने में, या पूरा विश्व क्या कर रहा है कि भाई पर्यावरण को बचाने के लिए काम भी करा। तो वैश्वीकरण और ट्रेडमिल से रिलेटेड भी है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5.6 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर सारांश आ गया, सारांश को एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, आपको समझ जो चीज़ें मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ उसको ध्यान से और समझ के देखिए, सुनिएगा। ठीक है, हमारा क्या 6 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 क्या है, पारिस्थितिक आधुनिकीकरण। ठीक है, पारिस्थितिक आधुनिकीकरण क्या है इसको देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ये होता क्या है। इसमें से जो आपसे पूछा जाएगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसमें 6.3 और 6.4 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी से आएगा पारिस्थितिक आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य क्या है। ठीक है, या वैश्वीकरण के युग में ये क्या है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, पारिस्थितिक आधुनिकीकरण से रिलेटेड यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो 6 आपसे 3 और 4 ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया है वही आएगा जरूर। देखिए यहाँ से देखिए 6.3 क्या है, पारिस्थितिक आधुनिकीकरण पर परिप्रेक्ष्य। देखो पारिस्थितिक आधुनिकीकरण पर विभिन्न दृष्टिकोण है, कई सारे दृष्टिकोण है। HF बलट ने हमें पारिस्थितिक आधुनिकीकरण पर 4 विचार दिए हैं। निम्नलिखित उपभागों में हम जांच करेंगे कि पारिस्थितिक आधुनिकीकरण क्यों लोकप्रिय हुआ, खासकर विकासशील देशों में। यानी जो पारिस्थितिक आधुनिकीकरण है यह विकासशील देशों में बहुत लोकप्रिय रहा। बटल द्वारा दिए गए कारणों में से कुछ पारिस्थितिकियों की प्रतिक्रिया है। उन्होंने पारिस्थितिक आधुनिकीकरण को इवांस द्वारा उन्नत स्वायत्तता की अवधारणा के करीब दिखाया और मूल रूप से उन्होंने कार्ल पोलनी के डिबेटिंग में पाया गया, यानी उन्हें डिस्टर्बिंग जो डिबेट होता था। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, पारिस्थितिक आधुनिकीकरण के 4 विचार हैं। यानी देखिएगा बटल की पारिस्थितिक आधुनिकीकरण के 4 विचार बताते हैं। पारिस्थितिक आधुनिकीकरण पर पहला दृष्टिकोण है वस्तुवाद का है। उत्तरी अमेरिका और ब्रिटेन के आर्थर मेल और गोल्ट ने सबसे अधिक योगदान दिया, अन्य जर्मनी और नीदरलैंड से, जिसका नेतृत्व जोसेफ और मार्टिन ने किया। दूसरा दृष्टिकोण है रचनावाद, यानी पारिस्थितिक आधुनिकीकरण का 4, पहला दृष्टिकोण क्या है, वस्तुकरण, फिर क्या है दूसरा जो दृष्टिकोण है और रचनावाद का दृष्टिकोण बताता है। ठीक भाई, ये रचनावाद से रिलेटेड सारी चीज़ें क्या है उनकी जो रचनाएं की हैं। तीसरा दृष्टिकोण क्या है, पर्यावरण प्रबंधन। तीसरा दृष्टिकोण क्या है, पर्यावरण प्रबंधन को बताता है। ठीक है, इसके दृष्टिकोणों से रिलेटेड ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चौथा दृष्टिकोण है पर्यावरण नवाचार। ये 4 हैं। ठीक है, अगला अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट हो सकता है, पारिस्थितिक आधुनिकीकरण लोकप्रिय क्यों है, क्यों भाई इतना फेमस हो गया। देखिएगा बल्टल के अनुसार पारिस्थितिक आधुनिकीकरण की लोकप्रियता सैद्धांतिक अस्पष्टता के बजाय विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया से संबंधित है। सबसे पहले पारिस्थितिक आधुनिकीकरण को 1980 के दशक में उत्तरी यूरोप में कट्टरपंथी पर्यावरणीय आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया, जो वैश्वीकरण को पर्यावरणीय क्षरण की ओर ले जाता है। दूसरा, यह महसूस किया गया कि स्थिरता और सतत विकास में अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि भविष्य की पर्यावरण नीति के मार्गदर्शन में दूरदर्शिता का अभाव है। ठीक है, वास्तव में स्थिरता की अवधारणा वैश्विक दक्षिण में अधिक लागू होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक नवीकरण के क्षेत्र हैं। इसके विपरीत वैश्विक उत्तर महानगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक गैर नवीकरण परिवर्तनकारी क्षेत्रों पर अधिक निर्भरता है। नहीं करें कि जो अगर मैं बात करूँ जो पर्यावरणीय जो पारिस्थितिक जो आधुनिकीकरण है, ये कह सकते हैं कि
पर्यावरण को बचाने के लिए इस नीति को लेकर के पर्यावरण को मौजूदा जो नीति उतना ज़्यादा कारगर नहीं है, इसलिए पारिस्थितिक आधुनिकीकरण है वो ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। ठीक है, इसका एक यही खास कारण है कि ये इतना लोकप्रिय क्यों रहा। यही लोकप्रियता वाला से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। अगला, वैश्वीकरण के युग में, भाई वैश्वीकरण के युग में पारिस्थितिक आधुनिकीकरण को, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। इसको देखिएगा, इसमें क्या रहेगा, जैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, आर्थर ने सुझाव दिया है कि वैश्विक पूंजीवाद को वश में करने का एक तरीका है राजनीतिक आधुनिक, यानी वैश्विक पूंजीवाद को हम राजनीतिक आधुनिकीकरण से वश में कर सकते, कंट्रोल में। उनका मानना है कि यह ओजोन परत, महासागरों आदि के संरक्षण जैसे मुद्दों पर बहुपक्षीय पर्यावरण वार्ता के माध्यम से आकार ले रहा है। वास्तव में ऐसे विदेश मंत्रालय कानून और नीति सिद्धांतों के संदर्भ में एक आम भजक की ओर ले जाते हैं, जो अंततः सार्वभौमिक पर्यावरण कानून की नीति की ओर ले जाएगा। मोल ने यह तर्क दिया है कि यूरोपीय संघ जो क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ अपने आर्थिक एकीकरण में महत्वपूर्ण घटक के रूप में पर्यावरण संरक्षण है। यह पर्यावरण पर वैश्विक शासन के साथ आने का एक लंबा रास्ता तय करेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो बताया गया देखिएगा, बाजार प्रेरित पर्यावरण सुधार, यानी बाजार जो है वह पर्यावरण को लेकर के सुधार करे। देखो, पारिस्थितिक आधुनिकीकरण लाने के तरीकों में एक बाजार संस्था के माध्यम से है। मोल के अनुसार बाजार के तर्क और तर्कसंगतता के माध्यम से दुनिया भर में बाजार प्रेरित पर्यावरण सुधार किया जा सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि पर्यावरणीय नवाचार और सुधार आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन होते हैं। पर्यावरणीय प्रेरित पर्यावरण सुधार मोल के अनुसार राजनीतिक निर्णय, नागरिक दबाव, नागरिक उपभोक्ता मांग आदि का परिणाम हो सकता है। ठीक है, इसको बताएं। अगला जो क्या बताया है, वैश्विक पर्यावरणवाद और वैश्विक शासन का उदय। नहीं कहते पर्यावरण को बचाने के लिए हमें वैश्विक लेवल पर काम करना पड़ेगा। भाई इन्वायरमेंट को करने के लिए इन्वायरमेंट अगर क्या है, वैश्विक स्तर पर, विश्व लेवल पर इसका काम करना पड़ेगा, तभी इसको हम पर्यावरण को बेहतर कर सकते हैं। इसका एक उदय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी नीति के कारण क्या हुआ, वैसे यानी इंटरनेशनल लेवल पर पर्यावरण को बचाने के लिए जो नीति चल रही, जो सारा या पर्यावरणीय जो आंदोलन उदय हुए, पर्यावरण आंदोलन, ताकि हम इंटरनेशनल इशू पर इसका क्या कर सकें, इस समस्या का, और कह सकते हैं कि हम पर्यावरण को जो क्षरण हो रहा, पर्यावरण में जो गिरावट आ रही है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं भैया। ठीक है, इसी को यह बताता है। यहाँ पर देखो, फिर आलोचना फिर इसकी जो बताई गई है, किस प्रकार से इसकी की गई है आलोचना, वैसे आती नहीं है। ट्रेडमिल वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, या फिर आपके संदर्भ और निष्कर्ष आ गए हैं। इसके साथ आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, वो चैप्टर नंबर 6 इसे यहीं पर समाप्त होगा। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको बताया। तो ट्रेडमिल पढ़ के ज़रूर जाना है, ट्रेडमिल आ सकता है। और पारिस्थितिक जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। और चैप्टर नंबर जो आपको मैंने 4 बताया था, चैप्टर नंबर 4 से भी जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। जिन क्वेश्चनों के एग्जाम में आने की संभावना है, शॉर्ट तरीके से चलते चलते इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है।